गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान के विषय फिजिक्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। इसमें 101 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप इस वीडियो को सही से देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चंस फिजिक्स से नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को 1 बाय 1 करके देखें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना एक नोट्स बनाएं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संग्रह हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। किस तरह के दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में। तीसरा प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब डैश होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है, जिसे हम आभासी भी कहते हैं। साथ ही यह भी जानिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चौथा नंबर प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग दांतों को बड़ा करके देखने के लिए करते हैं? तो आँख, कान, नाक, गला और दांत के डॉक्टर उसको बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डैश होती है। गोलीय दर्पण अर्थात अवतल एवं उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात f बराबर क्या होता है? तो f बराबर होता है r/2। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार जा सकता हो डैश कहलाता है। पारदर्शी पदार्थ। देखिए, पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश इस पार से उस पार आसानी से चले जाते हैं। दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ, जिससे प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाते हैं। और तीसरा होता है पारभासी पदार्थ, जिससे प्रकाश का कुछ अंश बाहर जाता है और कुछ अंश नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? देखिए, धनात्मक होने का मतलब क्या है? आवर्धन धनात्मक है, इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा अवश्य होगा, क्योंकि कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और कोई भी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, निर्वात में प्रकाश की चाल डैश होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। पहले तो ये जानिए निर्वात किसे कहते हैं। वैसा माध्यम जहाँ हवा भी न हो, अर्थात कुछ भी नहीं हो, तो उसको हम लोग कहेंगे निर्वात। सामान्यतः जब किसी क्षेत्र से जब हवा को निकाल लेते हैं तो निर्वात बनता है, और निर्वात में किसी चीज़ का कण उपस्थित नहीं है, तो प्रकाश के पथ में कोई भी रुकावट पैदा नहीं करेगा, तो उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 10, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब अर्थात आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या डैश होगी। हम जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। जितना फोकस दूरी होगा ना, उसका 2 गुना हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। तो 32 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो वक्रता त्रिज्या 64 सेंटीमीटर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डैश होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अर्थात जो भी लेंस है उसकी क्षमता को मापने के लिए जो मात्रक है वह है डायोप्टर। और यह भी जान लीजिए कि लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। अर्थात लेंस की क्षमता निकालने के लिए 1/फोकस दूरी
लिखना पड़ता है और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो अंक आता है वह होता है लेंस की क्षमता, जो होता है डायोप्टर में। लेंस क्वेश्चन नंबर 13, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर डैश होता है। आवर्धन बराबर हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटा बीम की दूरी, और एक और होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, अर्थात डैश नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। हम 2 नंबर वाले प्रश्न का भी सीरीज बनाएंगे जिसमें इस सबों की चर्चा करेंगे, जो प्रकाश के अपवर्तन के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, और 2 अंक वाले जितने भी VVI क्वेश्चन हैं उसका वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, डैश द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो वस्तु को अगर हम फोकस दूरी की 2 गुनी पर रखते हैं अर्थात 2f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर प्राप्त होता है, जो वस्तु के समान आकार का हो। क्वेश्चन नंबर 17, किसी डिक्शनरी के अक्षरों को बड़ा करके पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का। ऐसे किसी भी चीज़ को थोड़ा बड़ा करके देखना है तो उत्तल लेंस ही सबसे अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेंस बनाने के लिए मुख्यतः कांच एवं प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो बनाया जाता है, जिसे हम छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं, उसे बनाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। डैश में क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश में सामान्यतः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में सामान्यतः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मगर एक केस ऐसा भी है जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं ना, तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश को अपसरित कर देता है, मतलब जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसको फैला देती है। क्वेश्चन नंबर 23, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब डैश में बनता है। तो अभी चर्चा की है, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब सामान्यतः उत्तल लेंस में बनता है। क्वेश्चन नंबर 24, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने दिशा को बदल लेती है। इस घटना को डैश कहते हैं। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 25, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी डैश होती है। तो आप क्या करेंगे कि लिखेंगे लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी। तो वहाँ पे लेंस की क्षमता की जगह पे 2 रख दीजिएगा, तो 2 बराबर 1 बटा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यहाँ चलाएगा इधर लेफ्ट साइड में, और 2 चलाएगा इधर राइट साइड में, तो क्या जाएगा फोकस दूरी बराबर 1 बटा 2, और 1 बटा 2 ये मीटर में निकलेगा। इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 1 बटा 2 गुने 100, तो 100 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 से 50 यानी कि 50, यानी कि इसका जो फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी भी लेंस का फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो लेंस की क्षमता बड़ा अभी बताया है 1 बटा फोकस दूरी होता है, तो 1 बटा 1 मीटर कितना होगा, 1 बटा 1 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसीलिए इस लेंस की क्षमता भी 1 डायोप्टर ही होगी।
जब कभी भी आपको लेंस की क्षमता निकालने के लिए कहें तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ 1/, फोकस दूरी लिख के उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसका मान निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आँखों की पुतली का आकार डैश को नियंत्रित करता है। आँखों के पुतली का आकार को डैश नियंत्रित करता है, मतलब आँखों का जो पुतली होता है उसके आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो वह है परितारिका। क्वेश्चन नंबर 28, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन डैश से होता है। किससे होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। कॉर्निया जो सबसे बाहरी पृष्ठ होता है ना, उसी के से प्रकाश का ज़्यादातर क्या हो जाता है, अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव नेत्र में डैश लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, अर्थात मनुष्य का जो आँख है उसमें जो लेंस है वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। 30, क्वेश्चन नंबर 30, नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे प्रत्येक लिखा गया है, यहाँ पे होता है प्रतिबिंब। नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा एवं छोटा। नेत्र का जो लेंस है वह वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जो रेटिना पे बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब डैश पर बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है, परंतु जब कोई दोष हो जाता है तो उसे पहले या उसके बाद भी बन सकता है। जब नेत्र में कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई तरह नेत्र में दीर्घ दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तब। आँख व्यवहार करता है, मतलब आँख कैसा व्यवहार करता है। एक्चुअली आँख कैमरे की भांति व्यवहार करता है, जिसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। 33, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। 34, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में टूट जाता है, और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है, सबसे ज़्यादा जो मुड़ता है वह है बैगनी, और सबसे कम मुड़ता है लाल। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, अर्थात सबसे दूर तक दिखने वाला रंग लाल ही होता है। इसीलिए खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल पर भी देखते हैं या रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी देखे होइएगा, लाल रंग का उपयोग उसके रूप में किया जाता है। और जब भी खतरा दिखाना होता है तो लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि मोबाइल के टावर या हमारा जो गाड़ी है उसका बैक लाइट भी लाल रंग का ही होता है। इसका यही कारण है कि यह बहुत दूर तक दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 36, आकाश का रंग नीला डैश के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष में वायुमंडल में सबसे अधिक गैस वह है कौन है, तो वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो रंग होता है वह सामान्यतः नीला होता है, और इसी कारण से उसका रंग हमें नीला प्रतीत होता है। 37, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन डैश से होता है। तो पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कॉर्निया के भाग से होता है। दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो अभी बात की है, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, अर्थात लेमडा तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है, तो यह होता है किसका, तो लाल रंग का। और सबसे कम किसका तरंगदैर्घ्य होता है, तो बैगनी रंग का। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दर्शन दूरी कितनी होती है, अर्थात एक सामान्य जिसका आँख है उसके लिए सबसे न्यूनतम दूरी कितनी है जितना पर वो स्पष्ट देख सकता है, तो वह है 25 सेंटीमीटर।
नेत्र जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता हो और उस नेत्र को डैश से ग्रसित माना जाता है। देखिए, निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई न देना दूरदृष्टि दोष कहलाता है। जबकि लगता क्या है कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष है, जबकि ऐसा नहीं होता है। निकट की वस्तु अगर दिखाई नहीं दे रहा है, निकट वाली वस्तु धुंधला दिखाई दे रहा है या स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। और ठीक उसका उल्टा, अगर दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। 42 डैश में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, तो निकट दृष्टि दोष में ही निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। ये उल्टा नाम है, मतलब निकट की वस्तु अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष नहीं है, ये दीर्घ दृष्टि दोष है। और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है तब निकट दृष्टि दोष है। अब है 43 मानव नेत्र की वह क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वयं बदल लेती है उसे डैश कहते हैं। तो वह होता है सामंजन क्षमता। नेत्र वह एक यंत्र है मनुष्य के शरीर में जिसका जो लेंस है फोकस, वह लेंस का जो फोकस दूरी है अपने आप समायोजित होता रहता है, अर्थात बढ़ता घटता रहता है, जिससे हम दूर और नज़दीक की वस्तु को भी आसानी से देख पाते हैं। एक्चुअली आँख का जो लेंस है उसे वह पक्षमापी पेशियों से जुड़ी होती है और दोनों साइड में होती है, और वही उसके साइज को, फोकस दूरी को नियंत्रित करती रहती है, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। परंतु जब बुढ़ापा आ जाती है, उम्र ढल जाता है, तो वह सिलियरी पेशियाँ अर्थात पक्षमापी पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और वह संकुचित नहीं हो पाती है, अर्थात बड़ा लेंस के फोकस को बड़ा छोटा नहीं कर पाती है। इसीलिए हमें कोई ना कोई दृष्टिदोष हो जाता है। 44 एक सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु क्या है? तो एक सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत है, अर्थात कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 25 सेंटीमीटर से लेकर और अधिकतम अनंत की वस्तु को देख सकता है अगर उसका आँख स्वस्थ है तो। 45 वह निकटतम जहाँ पर आँख साफ साफ देख सकती है उसे क्या कहते हैं? वह निकटतम बिंदु होगा, यहाँ बिंदु छूट गया है, वह निकटतम बिंदु जहाँ पर आँख मतलब मानव नेत्र साफ साफ देख सकती है उसे डैश कहते हैं, तो निकट बिंदु। तो यहाँ पे आँख की बात हो रही है तो यह मानव के आँख की बात हो रही है और किसी जीव की बात नहीं की जा रही है। ऐसे प्रत्येक जीवों का आँख की बनावट और उसका गुण अलग अलग होता है। जैसे उल्लू रात में देख पाता है, मनुष्य नहीं देख पाता है। बिल्ली की आँखें रात को चमकीली दिखाई पड़ती है, उसका अपना अपना क्वालिटी है सबका। क्वेश्चन नंबर 46 दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। यहाँ पे दूर छूट गया है, लगा लीजिएगा। 47 श्वेत प्रकाश डैश रंगों का मिश्रण है। तो सूर्य का जो 7 प्रकाश है, सूर्य का श्वेत, वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। 48 वर्णपट पर प्राप्त रंग कौन कौन से होते हैं? अर्थात जब हम सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो पर्दे पर 7 रंग प्राप्त होते हैं, अर्थात सूर्य का श्वेत रंग 7 अवयवी रंगों में टूट जाता है, जो बैजनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है, जिसे हम लोग बैजानी फिनाला के रूप में शॉर्ट में याद रखते हैं। बैजानी फिनाला अर्थात बैगनी का बै, जामुनी का जा, सबका प्रथम अक्षर रख के हम बनाते हैं तो क्या बनेगा? बै जा नी ह पी नाला, इस प्रकार से वर्ड बनेगा। नहीं, वर्णपट पर सबसे ऊपर लाल रहेगा, सबसे ऊपर लाल, उसके नीचे नारंगी, उसके नीचे पीला, उसके नीचे हरा, उसके नीचे नीला, उसके नीचे जामुनी और सबसे नीचा जो होगा बैगनी होगा, क्योंकि वर्ण बैगनी का वर्ण बीच जो झुकाव है, मुराव है, वो सबसे अधिक होता है, अर्थात बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। 49
विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, विद्युत आवेश, आप जानते हैं आवेश क्या है? आवेश एक किसी वस्तु का परमानेंट गुण होता है, यह गुण है और यह आंतरिक गुण है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब। और कोई भी वस्तु आवेशित कब बनता है जानते ही हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो क्या बनता है, वह ऋण आवेशित बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है तो वह धन आवेशित बनता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। अब ये जानिए कि विद्युत विभव क्या होता है। किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में अनंत बिंदु से इकाई धन आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसके मान को उस बिंदु का विभव कहते हैं। देखिए, और इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी के विभव को डैश माना जाता है। तो पृथ्वी के विभव को 0 माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ए लिखते हैं। देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इन सभी क्वेश्चनों का प्रश्न का जो आंसर है 2 अंक स्तरीय प्रश्न का जो हम बनाएंगे नोट्स, तो उसमें देंगे। इसके लिए थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, और आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम इस प्रकार का वीडियो और सा कंपोज करें और उसको अपलोड करें। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो सामान्यतः क्वेश्चन जो होगा वह 10th का और 12 का होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। 53, विद्युत धारा को किस विद्युत यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा को हमेशा ए मीटर से मापा जाता है। ए मीटर एक विद्युत यंत्र है जिससे हम लोग किसी भी धारा में उसके धारा के मान को माप सकते हैं। इसके लिए ए मीटर का जो 2 टर्मिनल होता है, अर्थात ए मीटर का जो तार होता है 2, उसको किसी भी जिस तार में हमको करंट नापना है उस तार के 2 टुकड़े करके और उस दोनों सिरों पर इस दोनों तार को लगाएंगे तो हमको ए मीटर में रीडिंग दिखाएगा कि कितना एम्पियर करंट उससे प्रवाहित हो रहा है। अर्थात ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का यही है, ए मीटर को हमेशा डैश में संयोजित किया जाता है, अर्थात जोड़ा जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तो श्रेणी क्रम में, अर्थात हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। अब है 55, ये क्वेश्चन यहाँ पे है 55, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक भी वही होता है जो विद्युत विभव का होता है, वोल्ट। क्योंकि विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है 2 बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर का एसआई मात्रक भी वही होगा जो वोल्ट, जो विभव का होगा, तो इसका भी एसआई मात्रक है वोल्ट। 56, विभवांतर को हमेशा डैश से मापा जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए एक विद्युत यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं वोल्ट मीटर। जैसे विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन यही है, वोल्ट मीटर को हमेशा डैश में संयोजित किया जाता है, तो समांतर क्रम में। 58, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और इसे हम लोग शॉर्ट में ओमेगा लिखते हैं। 59, 1 हॉर्स पावर बराबर डैश वाट होता है। एक अश्व शक्ति, घोड़ा शक्ति जिसे हम लोग कहते हैं, और ये बोलते हैं हॉर्स पावर, कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। 60, विद्युत बल्ब के तंतु को डैश से बनाया जाता है। तो विद्युत बल्ब के तंतु को टंगस्टन धातु से बनाया जाता है, क्योंकि यह इसका जो गलनांक होता है काफ़ी उच्च होता है।
अब है 61, विद्युत बल्ब के अंदर डैश गैस भर जाती है। यहाँ पे खाली समझना चाहिए, गैस की जगह पे विद्युत बल्ब के अंदर डैश मतलब खाली स्थान गैस भर जाती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर हमेशा निष्क्रिय गैस भर जाती है, अर्थात जो रिएक्शन न करे। 62, विद्युत फ्यूज एक डैश यंत्र है। तो विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा यंत्र है। अतिभारण से अर्थात जब घर में करंट ज़्यादा आता है, जब परिपथ में करंट ज़्यादा आता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पे जो हमारे जो उपकरण लगे होते हैं उसके सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज अति आवश्यक होता है, क्योंकि अधिक ज़्यादा लोड आने पर विद्युत फ्यूज का तार टूट जाता है, जिससे करंट धारा का जो प्रवाह है वो रुक जाता है और हमारा जो वस्तु लगा हुआ है जैसे पंखा, फ्रीज, टीवी, ये सब सुरक्षित रह पाता है। इसीलिए इसे एक सुरक्षा युक्ति कहा जाता है। 63, विद्युत हीटर में किस प्रकार का तार का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम के तार को जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उससे, तो यह ताप में परिवर्तित होता है, हीट जनरेट करता है और हीटर में हमको गर्मी चाहिए और इसीलिए नाइक्रोम तार को वहाँ पे लपेटा जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। 64, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। वाट से हम लोग मापते, जैसे 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। हम लोग जो पीला वाला बॉल लगाते हैं वह कितना वाट का होता है? 100 वाट का होता है। और जो CLFL लगाते हैं हम लोग, जो सामान्यतः घर में 8 या 10 या 12 वाट का लगाते हैं। तो अगर बिजली बिल हम चाहते हैं कम आए, इसके लिए ज़रूरी है कि ये पीला वाला बॉल न लगाकर हम लोग वाइट वाला बॉल का प्रयोग करें। CFL आता है या लेड बॉल आता है, ये सब बॉल लगाने से क्या होगा कि बिजली बिल कम आएगा, क्योंकि ये 7 वाट 8 वाट में ही इतनी रोशनी देती है जितना रोशनी कि वो पीला वाला 100 वाट में देता है। तो इसीलिए पीला वाला बॉल अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसको घर से निकाल दें, ताकि यह बिजली, क्योंकि यह बिजली का खपत बहुत ज़्यादा करता है। आप सोच लीजिए ना, 10 वाट का 10 को बॉल लगाएंगे, जितना वो बिजली खाएगा उतना एक पीला वाला बॉल खाएगा 100 वाट का, इसलिए उसको निकाल के रखें। 65, डैश विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। चांदी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जल्दी मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। जिस धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और जल्दी से मूव करते हैं, उसका जो उससे विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो सबसे अधिक होती है, तो वह है चांदी। 66, जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो डैश गतिशील होता है। जब कभी भी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गतिशील हो रहा है, नहीं तो उसका आयन गतिशील होता है, क्योंकि जब तक आवेश नहीं गति करेगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। तो आवेश मतलब क्या? आवेश किस पर होता है? या तो मूलक पे, अर्थात क्या, यानी कि आवेश किस पर होता है? मूलक पे होता है, और नहीं तो किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है या प्रोटॉन पे होता है। तो प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकता है क्योंकि नाभिक में होता है, तो कौन मूव करेगा? तो वह है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं पर चक्कर लगाता रहता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो किलोवाट घंटा 1000 यूनिट के बराबर होता है। अब बात करते हैं 68 पे। 68, घरों में विद्युत परिपथ डैश क्रम में समूहित किया जाता है। घरों में विद्युत परिपथ को हमेशा समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, क्योंकि समांतर क्रम में संयोजित करने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर कोई यंत्र या कोई उपकरण खराब भी हो जाता है तो विद्युत परिपथ का लिंक जो है ना, करंट मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि समांतर क्रम में सभी जगहों से, सभी उपकरणों से करंट का जो मान है वह अलग अलग प्रवाहित होता है, जबकि श्रेणी क्रम में सभी उपकरणों से समान करंट प्रवाहित होता है। और जहाँ एक जगह टूट जाता है तो आगे विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है, परिपथ में करंट जाना बंद हो जाता है। इसीलिए हमेशा समांतर क्रम में ही समूहित करना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार डैश होता है। तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। अब इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे
किसी अचर ताप पर किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमेशा विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम में, इसको सत्यापित भी करेंगे हम लोग। अब है 70, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत फ्यूज जो एक सुरक्षा युक्ति है, यह हमेशा उष्मीय विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, यानी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। क्यों? क्योंकि किसी भी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उससे हीट जनरेट होता है, गर्मी उष्मा उत्पन्न होती है और उसी उष्मा के कारण वह टूट जाती है। ज़्यादा जब लोडिंग पड़ता है तो विद्युत का जो फ्यूज का जो तार है वो टूट जाता है उष्मा के कारण से। अब है 71, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, जिससे हम लोग ओमेगा लिखते हैं। ओम के संकेत में क्या लिखते हैं? तो ओमेगा। अब है 72, दो बार रिपीट हो गया है, नंबरिंग रिपीट है मगर क्वेश्चन अलग अलग है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत जनित्र विद्युत प्रेरित पर यानी विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत जनित्र जो है ना, हमें विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब है 73, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण या प्रेरक की खोज जो है ना फैराडे ने किया था। फैराडे साहब ने ही इसका उपयोग किया था कि विद्युत जब कभी भी किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अब है 74, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी से डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी प्रवाहित होती है। 75, दृष्ट विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए की युक्ति को क्या कहते हैं? तो दृष्ट विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जनित्र का इस्तेमाल किया जाता है। जनित्र यानी जनरेटर जिसे हम लोग कहते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान डैश होता है। जब लघु पथन होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा परिपथ में विद्युत धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है। अर्थात जब कहीं शॉर्ट लगता है तो विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होने लगता है। किस युक्ति में विभक्त वलय प्रावर्तन का कार्य करती है? माने किस युक्ति में विद्युत वलय दिक परिवर्तन या दिशा परिवर्तन का कार्य करती है? तो वह है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र में विद्युत वलय होता है जो क्या करती है, उसके दिशा को परिवर्तित कर देता है। आर्मेचर यानी करंट की दिशा को परिवर्तित कर देता है, जिससे उसका गति का दिशा समान बना रहता है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे जब विद्युत जनित्र का कार्य पढ़ेंगे और उसके बनावट पढ़ेंगे तब। अब है 78, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है? तो वह विद्युत बल की दिशा को संकेत करता है। अब हम लोग बात करते हैं 79 पर, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो डायनमो हमेशा 79, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो डायनमो से दृष्ट एवं प्रत्यावर्ती दोनों धारा प्रवाहित होती है। अब विद्युत धारा जो दो प्रकार होती है, दृष्ट एवं प्रत्यावर्ती, इसको भी आप पढ़िएगा आगे चलकर, जिसे हम लोग डीसी और एसी कहते हैं। अब है 80 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। 81, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। तो परिनालिका आप जानते ही हैं, किसी भी विद्युत तार को जब हम कुंडली के आकार में लपेटते हैं और वो समान त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली बनाता है, तो वह जो संरचना है यह परिनालिका कहलाती है। तो परिनालिका के भीतर जो है ना चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। 82, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार होता है, जो न्यूट्रल तार होता है, वह काले रंग का होता है। लाल धनात्मक होता है और हरा अर्थ का होता है, और उदासीन जो तार होता है वो है काला। 83, डायनमो संयंत्र
डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो डायनमो होती है वह विद्युत ऊर्जा को यानी 83 डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा। जब डायनमो में हम लोग नचाते हैं उसके पंखी को तो उसके दो तार से करंट उत्पन्न होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मोटर को जब साइकिल के पहिए पर रखते हैं उसका धुरी को, तो क्या करता है, नचता है वो। तो जब साइकिल के पहियों को नचाते हैं तो उसका मोटर नचता है और उससे हम लोग बल्ब जोड़ देते हैं तो साइकिल के आगे बल्ब जलता है ना। इसी सिद्धांत पर बाइक वगैरह में लगाया जाता है। डायनमो पर डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो बैटरी का यूज भी नहीं पड़ता है। उसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा हम एक्सीलरेटर लेते हैं उसके हिसाब से चलता है वो बल्ब। 84 चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं। चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उसी प्रकार से समान ध्रुव भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब कि धकेलते हैं, अलग करते हैं, उस एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। 85 चुंबक के चारों ओर बढ़ने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबक के चारों ओर बढ़ने वाले क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आग के चारों ओर बढ़ने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्मीय क्षेत्र कहते हैं। किसी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करने वाले प्रयोग को डैश कहते हैं। तो ऑस्ट्रेट का प्रयोग जो था ना, यह इस चीज़ को दर्शाने के लिए किया गया था कि एक चालक से जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और किस चालक से किस तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसका प्रयोग करने के लिए ऑस्ट्रेट का प्रयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है। विद्युत चुंबक डैश चुंबक होता है। जो विद्युत चुंबक होता है ना, वो अस्थायी चुंबक होता है, वो परमानेंट चुंबक नहीं होता है। 88 विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को डैश में बदल देती है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। जो हमारे घर में पानी खींचने के लिए मोटर लगा होता है, वह यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो हम देते हैं उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, करंट जो देते हैं, प्लग ऑन करते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा उसमें क्रिएट होता है, और यांत्रिक ऊर्जा के बदौलत जो उसका जो नीचे से पानी को ऊपर तक खींच के ले आता है। अब विद्युतीय चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युतीय चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। 90 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने किया था, जिसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और 91 डैश में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत डैश है, क्या है? सूर्य। पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं ऊर्जावान हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, सब सूर्य के कारण ही है। 93 नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु सबसे बेस्ट यानी सबसे अच्छा है, क्या है? तो यूरेनियम सबसे बेस्ट है। 94 बायोमास संयंत्र डैश ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो बायोमास जो है वो गोबर गैस से बनता है, यानी गोबर गैस, तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। मतलब नवीकरणीय का मतलब क्या? वैसे ऊर्जा संसाधन जिसे पुनः उसी रूप में प्राप्त किया जा सकता हो। 95 नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। 96 उत्तम ईंधन का उष्मीय मान डैश होता है। तो उत्तम जो ईंधन होता है उसका उष्मीय मान अधिक होता है, मतलब वो जलने पर अधिक गर्मी देता है। 97 लकड़ी, कोयला तथा पेट्रोलियम गैस ईंधन के उदाहरण हैं। तो किस प्रकार के ईंधन के उदाहरण हैं? तो ये जीवाश्मी ईंधन है, क्योंकि इनका निर्माण जीव तत्वों के पृथ्वी की सतहों के बीच हजारों वर्ष दबने के कारण हुआ है, अर्थात ये जीवों के अंश का है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव डैश है, जिसमें इसकी उपस्थिति डैश है। तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस होता है,
जिसकी मात्रा 75% है, अर्थात बायोगैस में 75% मीथेन गैस है। परमाणु बम 99 है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है या किस सिद्धांत पर बनाई गई है? तो परमाणु बम श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 100। पवन चक्की का उपयोग डैश के लिए भी किया जाता है। तो पवन चक्की का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। 101। दो माध्यमों के लिए आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को डैश कहते हैं। तो अपवर्तनांक कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और वे इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।